नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रमुख आंदोलन, घटनाएँ और कौन-कौन समझौते हुए, यानी कि भारत में आज़ादी के लिए कौन-कौन से आंदोलन, कौन-कौन से घटनाएँ, कौन-कौन से समझौते हुए, इन सभी का हम आज जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन, गांधी-इरविन समझौता, पूना पैक्ट, जलियांवाला बाग, शिमला समझौता, भूदान आंदोलन। इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि इसको संक्षिप्त में इनको ए.ओ. ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। वायसराय उस समय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में किया, जबकि इसके पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसके बाद होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। इसकी स्थापना 1916 में की गई। होम रूल आंदोलन एक साथ जो दो स्थान पे शुरू किए गए, एक बेलगांव में जिसका नेतृत्व बाबा बाल गंगाधर तिलक ने किया, और एक मद्रास में जिसका नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट। 19 मार्च 1919 में एक एक्ट बना जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। यह काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना वकील बिना अपील और बिना दलील वाला यह कानून था। इस कानून के द्वारा सबसे पहले सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन से तात्पर्य यह था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अंग्रेजी सरकार की सहायता न करे, हुकूमत न करे, जिससे अंग्रेजी सरकार को ताकत मिलती हो। असहयोग आंदोलन उतना प्रभावशाली नहीं हुआ रहा, लेकिन फिर भी कई लोगों ने अपनी पदवी, कई लोगों ने सेना में काम जो करते थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कई लोग सरकारी विभाग में काम करते थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद आता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की। ये वायसराय लॉर्ड इरविन से 11 सूत्री मांग की, जिसको लॉर्ड इरविन ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। यानी कि खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा का एक पद हुआ करता था जो काफ़ी प्रतिष्ठात्मक पद था, और उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, जिसके विरोध में ये हुआ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्रीज थी वहाँ वहाँ ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन होने लगा, और उसी विद्रोह का नतीजा था कि भारत में भी जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई, और इसका नेतृत्व किया शौकत अली और मोहम्मद अली, और इन दोनों लोगों को अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए थे, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। अब हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुए, एक 1930 में, एक 1931 में और एक 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 12 नवंबर 1930 को हुआ। सेंट जेम्स पैलेस जो कि लंदन में है, उस स्थान पे ये गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वायसराय उस समय लॉर्ड इरविन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली थे। दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ महात्मा गांधी और वायसराय और लॉर्ड इरविन के बीच। लॉर्ड इरविन की शर्त थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए। तो उस समय जो है महात्मा गांधी जी ने भी जो है 11 सूत्री मांग की थी, और ये 11 सूत्री जो मांग किए थे महात्मा गांधी जी, एक क्या थे, तो ये था पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे कर दी जाए, भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे, नमक कर को समाप्त किया जाए, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए, विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे, आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन को 11 दी गई 11 सूत्री मांग थी। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था गांधी इरविन समझौता के बाद। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ। सेंट पॉल पैलेस में ये भी हुआ, जो कि लंदन में है, और उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था। उस समय कौन कौन सदस्य सम्मिलित हुए थे, तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग की तरफ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन आए थे। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, ये भी लंदन में ही हुआ। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन उतना प्रभावशाली नहीं रहा, या फिर ये कहें कि यह एक तरह से असफल रहा। फिर पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच यह पूना समझौता होता है, और इसका परिणाम यह निकला कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया गया, और प्रांतीय विधानमंडल में जो है दलित वर्ग के लिए 71 से 148 सीटें कर दी गई। उसके बाद पाकिस्तान की मांग 1940 में 24 मार्च 1940 को लाहौर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। फिर माउंटबेटन योजना 30 जनवरी 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी, और भारत का विभाजन जो है 2 भागों में हुआ, एक भारत और एक पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद कर दिया गया, यानी कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना दी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, और रेड क्लिफ एक मानचित्र विद्वेता थे, इन्होंने ही जो है भारत के नक्शे के आधार पे भारत और पाकिस्तान को बांटा, और जिसको जो है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।